नमस्कार बंधुओं और भगिनियों, साहित्य एक समुंदर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रस्तुत है हरियाणा प्रादेशिक लघु कथा मंच सिरसा द्वारा आयोजित अखिल भारतीय लघु कथा सम्मेलन के कार्यक्रम में पाठ की गई लघु कथाओं की योगराज प्रभाकर भैया द्वारा की गई समीक्षाएं प्रस्तुत हैं। तो आइए सुनते हैं प्रभाकर भैया द्वारा की गई द्वितीय सत्र की समीक्षाएं। रैंडमली शुरू करता हूँ, मैं नंबर 1 से शुरू नहीं करता हूँ। जिन्होंने अभी ट्रेन पर जाना है तो भोजन आ चुका है, वो भोजन अपना लेकर के साथ जा सकते हैं या यहाँ खा के जैसा समय उनको उपलब्ध हो उसी हिसाब से वो कर सकते हैं। भोजन आ चुका है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सविता सयान की लघु कथा सीढ़ी की। देखें कि निजी तौर पे ये लघु कथा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। धन्यवाद। मैं उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि लेखिका ने अपनी बात कहने के लिए लीक से हटकर शैली का उपयोग किया है। इस लघु कथा का अधिकांश हिस्सा आत्मलाभ या एकालाप शैली में लिखा गया है। आजकल प्लीज मेरी अगर भाई प्लीज नहीं सुनी है तो मैं हट जाता हूँ। नहीं आप सुनिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ जी सर। मैं 4 दिन से इसकी ऊपर समीक्षा लिख रहा हूँ। प्लीज, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर का मुलाजिम हूँ, मेरे पास 1 मिनट भी फ्री नहीं होता। 1 मिनट मेरा कई सैकड़ों रुपए का। तो मुझे इनकी लघु कथा क्यों पसंद आई कि आजकल लोग बाग प्रयोग नहीं कर रहे। इन्होंने वो रिस्क लिया। प्रयोग करने का रिस्क आजकल बड़े बड़े भी नहीं ले रहे। 50-50 किताबें आ चुकी हैं, वो इन ढूंढ रहे हैं। सविता सयान ने एक बहुत कम प्रचलित शैली में लिखने की हिम्मत की है, तो बधाई तो उन्हें देनी बनती है ना जी। सबसे बड़ी बात जो इस लघु कथा में है वो इसकी स्वाभाविकता है, वास्तविकता है और यथार्थ है। यह रचना कहीं से भी विश्वसनीयता नहीं होती है। यह एक ऐसी औरत की पीड़ा का मर्मस्पर्शी शब्द चित्रण है जिसे एक पुरुष ने सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। हमारे हिंदुस्तानी समाज में पुरुष की सफलता के लिए औरत सीढ़ी बनना स्वीकार करती भी है, सीढ़ी बनती है और सीढ़ी बनना स्वीकार भी करती है, क्योंकि यह भी माना जाता है कि मर्द की सफलता के पीछे एक औरत जरूर होती है। तो इसलिए वो औरत जो है वहाँ सेक्रीफाइस कर देती है। लेकिन अगर कोई उस सीढ़ी पर चढ़कर ऊंचाई हासिल कर ले और फिर उसी सीढ़ी को लात मारकर दूर गिरा दे, तो कोई भी स्वाभिमानी औरत ये बर्दाश्त नहीं करती। बहरहाल इस लघु कथा की एक और सुंदरता है जो मैं और संतोष सुपेकर जी जिक्र कर रहे थे मंच पर, वो इसकी पंचलाइन है जो धीरे से बड़े जोर का झटका देती है। सविता सयान जी बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। आरती सेठी कमाल की लघु कथा देशभक्ति। कमाल साहब, आपकी लघु कथा का कथानक बहुत कमाल का। आपकी कल्पनाशीलता की दाद देनी पड़ेगी। एक तो कथानक बाकमाल, ऊपर से लघु कथा भी मानवेंद्र शैली की। लेकिन क्षमा चाहूंगा कि ये रचना एक यादगारी लघु कथा बनते बनते रहेगी। मैं उसके कारण नहीं बताऊंगा और लॉजिकल कारण बताऊंगा। लघु कथा की प्रथम पंक्ति देखिए। उन दिनों की बात है जब भारत पाकिस्तान का युद्ध उत्कर्ष पर। अभी देवगुण जी उठ के चले गए, सबसे पहला आक्षेप वही करते। ये जो शैली संस्मरण की है, ये लघु कथा की शैली नहीं। भारत पाक युद्ध की बात करके लेखक ने रचना का दायरा बहुत सिकोड़ दिया है। अगर बात केवल युद्ध की जाती तो रचना का प्रभाव सार्वभौमिक हो जाता। तीसरी और सबसे अहम बात, हर चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ आप भी सुनिएगा, मेरे साथी भी सुनिएगा। तीसरी अहम बात यह कि हर चीज का एक नैसर्गिक स्वभाव होता है। जैसे गंगा हमारे लिए जीवनदायिनी है, भले ही कितनी प्रदूषित क्यों ना हो, हमारे लिए वो जीवनदायिनी रहेगी, माता रहेगी। किसान हमारे लिए अन्नदाता ही रहेगा, भले ही हम कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, हमारे माँ बाप हमारे लिए पूजनीय रहेगा। बिल्कुल उसी तरह बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो बिल्कुल निष्पक्ष हैं, जो किसी हदबंदी की कैद नहीं मानती हैं। जैसे सूरज हुआ, चांद हुआ, हवा हुई, पंछी हुए,
ये किसी एक के नहीं है, ये सभी के। पंछी इसी श्रेणी में आते हैं। वो हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी नहीं होते हैं, वो सिर्फ पंछी होते हैं। तो इस लघु कथा पर दोबारा मेहनत करें, और अगर उन दो पंछियों को कुछ कहते या करने दिखाना कहीं का दिखाना ही है, तो एक को एक देश का दिखाएं, दूसरे को दूसरे देश का दिखाएं। कोई हिंदुस्तानी थोड़े भाई वफादार होंगे अपने मुल्क के, पाकिस्तानी या दूसरे को। हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो उन्हें नाम ही नहीं लेना, बिना किसी देश के नाम। और एक को एक से टकरा दें, दूसरे को दूसरे के टकरा दें, बात सार्वभौमिक हो जाएगी और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। डॉक्टर सत्यवीर मानव की लौट आया नरेगा। ये इस लघु कथा का सबसे पॉजिटिव जो एस्पेक्ट मुझे लगा वो ये है कि ये बहुत सार्थक संदेश देती है और मुकम्मल लघु कथा। सार्थक संदेश आना बहुत जरूरी था, कारण संदेश प्रकाश नहीं किया जाए। मैं मानता हूँ, आप भी सही मानते होंगे कि इंसान पर अपने संस्कारों और संस्कृति का थोड़ा बहुत प्रभाव हमेशा रहता है, भले ही वो अपनी मातृभूमि से दूर ही क्यों ना हो। और फिर हमारे भारतीय मूल्यों का प्रभाव तो लगभग चिरस्थायी होता है। यही इस कथा का मूल भी है और संदेश है। इस कथा का नायक वो गलती नहीं करता जो उसके पिता की लघु कथा का नायक करता। दोनों कथाओं के नायक डॉक्टर हैं, लेकिन एक अपने फर्ज से मुंह मोड़ लेता है, उनमें से एक अपने फर्ज से मुंह मोड़ लेता है, लेकिन दूसरा पैसे से ज्यादा मानवीय और पारिवारिक मूल्यों को तरजीह देता है। ये लघु कथा पढ़ के सत्यवीर जी, मुझे ना जिस देश में गंगा बहती है गीत याद आ गया कि आ लौट चले। ये परोक्ष रूप में भले ही कुछ कहती हो, लेकिन स्थूल रूप में भले ही कुछ कहती हो, लेकिन सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं ये ब्रेन ड्रेन की समस्या की ओर भी इशारा करती है। भाई क्या कारण है जो देश का 25 साल नौजवान जिसे देश ने पास कर बड़ा किया, उसे क्वालिफाइड बनाया, वो अपना देश छोड़कर बगानी दुनिया में चला जाता है? क्या कारण है? ये सोचने की बात है। और यही इस लघु कथा में छुपा हुआ संदेश भी क्यों जाता है। दूसरी और सबसे रोचक बात यह है कि पढ़ा हुआ साहित्य कहीं ना कहीं एक संवेदनशील व्यक्ति को प्रभावित अवश्य करता है। ये लघु कथा वो संदेश देती है। ये सफल लघु कथा है। सत्यवीर भाई साहब को बहुत बहुत मुबारक। लखविंदर बाजवा जी की रचना सिर साहब ने इन्होंने पढ़ी है, सिर साहब ने, तो मैं उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहूँगा। लेकिन इनकी लघु कथा गुस्से की चीज अच्छी लघु कथा है, क्योंकि इसमें कथा भी है और ये लघु भी, संदेश भी सार्थक है। ये रचना पारिवारिक रिश्तों के प्रति लेखक के सम्मान और चिंता को उजागर करती है। ये लगता है इससे भी जाहिर होता है कि जो लेखक है वो पारिवारिक रिश्तों के प्रति बहुत संवेदनशील। लेकिन इसमें एक बात मुझे बड़ी बुरी तरह चुकी, मैं लॉजिकल रीजन दूंगा उसका। पति पत्नी लड़ रहे हैं और तीसरा बंदा आके लेक्चर देने लगता है और क्या और पति पत्नी उसकी बात अपनी लड़ाई छोड़ के कि हाँ ये असली बात चल रहा है, पहले तुझे दे दो। अनजान आदमी के बीच एक लड़ाई के बीच में आया, लेक्चर देने लगा और लड़ झगड़ रहे पति पत्नी चुपचाप लेक्चर सुनते रहे। देखिए हर चीज का एक प्रोसेस होता है। डॉक्टर दुबे साहब हमारे विद्वान आदमी सर, दर्शन शास्त्र में 2 सूत्र हैं, लेगोस एंड पैथोस। लेगोस क्या है? जो आप किसी को कन्विंस करने के लिए प्रोसेस करेंगे, और पैथोस क्या है? जो ग्रहण करने वाला उस प्रोसेस को ग्रहण कर रहा है, जिससे आप बोल रहे हैं। तो इसका एक प्रोसेस होता है लेगोस एंड पैथोस, और इस प्रोसेस जो है वो रेटरिक के माध्यम से चलता है। मैं उदाहरण देता हूँ। हम सब पाप पुण्य के बारे में जानते हैं, इसके बारे में पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन पढ़ने मात्र से मिट चुके हो। तो यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने पता क्या किया? उन्होंने भी लेगोस एंड पैथोस का इस्तेमाल किया। कैसे? पाप करने से कहाँ पहुंचोगे, क्या तुम्हारे अक्षरों का नर्क में जाके वो हमको बताया, वो डर पैदा किया।
में जाएंगे तो 72 बुरे मिलेंगे, खैर हमको नहीं मिलेंगे, किसी और को मिलेंगे। तो स्वर्ग में जाके आपको क्या, हमें कन्विंस किया और हम उनकी बातों से कन्विंस हुए। वो तो उनका कन्विंस करने का माध्यम था लेगो, तो हम जब कन्विंस हुए तो दैट वाज पर्पस। छोटी सी सजेशन बाजवा साहब को ये है, वो जो थर्ड आदमी बीच में आ गया, उसकी जगह मोहल्ले का कोई बुजुर्ग होता या घर का कोई बड़ा होता तो बात लॉजिकल होती। वैसे लघु कथा अच्छी है, आपको बताइए। सुभाष सरगुजा की सलाखें एक जबरदस्त लघु कथा। इस लघु कथा में एक व्यक्ति का दर्द बिना कुछ कहे इतनी कुशलता से उभारा गया भी मुझे तो आनंद आ गया। क्यों आनंद आया? लघु कथा में जो कहा जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो नहीं कहा जाता उससे महत्वपूर्ण। यानी जो इशारों से या संकेतों के माध्यम से बात की जाती है वो दिल तक होती है। अब इन्होंने जिक्र किया आंगन के बीचों बीच खड़ी दीवार का, पूरा माजरा समझ आके कोई साथ निकल जाता है। ये लघु कथा इस तरह भी साफ साफ इशारा करती है कि लेखक के लिए पारिवारिक संबंधों का महत्व क्या है। इसीलिए उसे दीवार के बीच, आंगन के बीच खड़ी दीवार चुभती है, सलाखों जैसी चुभती है। और ये लघु कथा पाठक को बिना बताए त्रेता युग से कल युग की यात्रा करवा देती है। राम लक्ष्मण से शुरू होती है और मॉडर्न युग तक पहुंच जाती है। ये लघु कथा त्रेता युग के राम लक्ष्मण से कलयुग तक आते आते, त्रेता युग के राम लक्ष्मण से आते आते कौरव पांडव से भयानक दुश्मनों की सच्चाई बयान करती है। ये होती है सफल लघु कथा। बहुत बहुत बधाई। देखिए जगदीश राय कुलरिया तो एक बहुत बड़ा नाम है, इनकी रचना के ऊपर मेरे लिए बात करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि वो लघु कथा के हर पक्ष से बात है। दरअसल वर्जित दिन जो है ये रूढ़ियां तोड़ने वाली लघु कथा है और तर्क पर आधारित लघु कथा, ये इसकी खूबी है। देखिए महामारी को लेकर हमारे समाज में बहुत भ्रांतियां, इसलिए अपवित्र तक कहा जाता है। और आप शायद सुन के हैरान हो कि नेपाल में उन दिनों उस स्त्री को कन्फाइन कर दिया जाता है झोपड़ी में, और बहुत सी मौतों की खबर भी है, बहुत सी मौतें पूरी भी हुई। मंदिर मस्जिद जाने की कल्पना नहीं की जा सकती। बहरहाल इस लघु कथा की जो बाकमाल चीज लगी मुझे वो है नायिका के पति का तर्कसंगत व्यवहार। जो नायिका का पति है ना जी, वो बड़ा जबरदस्त, बड़ा कैलकुलेट, बड़ा बैलेंस्ड व्यवहार करता है। नारी सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि ऐसे रोशन दिमाग पुरुष में हमारे समाज में, जैसे कि ये वर्जित दिन का नायक डॉक्टर सतीश पुष्करना ने कहा था कि लघु कथा या साहित्य वही सफल है जो समाज और राष्ट्रोत्थान के निमित्त रचा गया हो। इस लिहाज से ये एक सफल लघु कथा है, पूर्णिया की बधाई के पास। मनफूल वर्मा जी की लघु कथा अच्छी है, यथार्थ पर आधारित है, क्योंकि ऐसा होता हमने अक्सर देखा भी है, सुना भी है, पढ़ा भी है। बड़े अधिकारी छोटों को जीने नहीं देते, बड़े अधिकारी छोटों को जीने नहीं देते। वो बेचारा काम करे तो बुरा, ना काम करे तो बुरा। ये लघु कथा ही मुझे कल मिली है, बहुत लेट मिली है, मैं इस पर डिटेल में नहीं लिख पाया। बहरहाल लघु कथा जो है ये लघु कथा विधा के सभी तकाजे पूरे करती है, इसलिए लघु कथा जो है वो मेरी बधाई के पास है। अर्चना कोचर की लघु कथा बिगड़े नक्षत्र का उपाय, इसके लिए मुझे बोलने के लिए कहा गया। देखिए जब मैंने ये पहली बार पढ़ी ना, जब मैंने ये लघु कथा पहली बार पढ़ी तो मेरे अंदर से निकला हुआ, अंदर से वहां निकला नहीं करता किसी का, बहुत मुश्किल निकलता है, बहुत मुश्किल है। करें भैया का और मैं कर देता हूँ, जहाँ बनती जहाँ नहीं बनती वहाँ नहीं मैं करता हूँ। तो मेरे अंदर से निकला हुआ, मैंने ताज़ा हवा का झोंका महसूस किया। लेकिन लघु कथा में एक चीज होती है अंडर करंट, जिसे अंतर्धारा बोलते हैं।
यानी वो लहर जो पानी के नीचे नीचे चलती है लेकिन दिखती नहीं है। जब वो दिखती है या ऊपर आती है या तो फिर प्यारी सी लहर बनती है या फिर सुनामी का रूप ले लेती है। तो इनकी लघु कथा में वो एक अंतर्धारा रहेगी। मैं अपनी जुबान में अपनी टर्मिनोलॉजी में उसको एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कहता हूँ कि आखिर तक पता न चले कि बंदे ने बोलना क्या। शुरू में लघु कथा बड़ी मुझे साधारण सी लगी, लेकिन अंत तक आते आते ये अपने असली रूप में और पाठक को हतप्रभ कर देने वाली लघु कथा। हतप्रभ करने के अलावा इस लघु कथा की एक और ब्यूटी है, वो ये है कि नारी को पुरुष से ऊपर का दर्जा दिया गया। ये सच भी है, मैं खुद मानता हूँ। पुरुष लघु कथा विशेषांक का संपादकीय पढ़ें, मैंने कहा कि पुरुष स्त्री के मुकाबले कहीं भी नहीं है, क्योंकि स्त्री जननी है तो पुरुष जो है वो स्त्री की बात है। मुझे ये बात बहुत पसंद आई। गजब का आपका हौसला गजब का। अर्चना जी लेट मी फिनिश वो बाद में। अर्चना जी ज्यादा खुश मत होइए, अभी ये रचना सिर्फ कला बनी है। कलाकृति बनाने का आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक सुनिए, ये आपका कथक फैक्चुअली रॉन्ग है। आपका शीर्षक जो है उपाय बिगड़े ग्रहों का होता, नक्षत्रों का नहीं होता। अब इसमें बहस मत करना। मैंने जिंदगी में इतनी तनख्वाह ना, जितना पैसा तनख्वाह से कमाया उससे ज्यादा मैंने ज्योतिष से कमाया। उपाय नक्षत्र का नहीं होता, उपाय ग्रह का होता है। ये लघु कथा भी बहुत कसावट मांगती है, शीर्षक पर काम होना बहुत ज्यादा मांगती है, क्योंकि ये बड़ा आम सा शीर्षक है। सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी बात, आपकी 162 शब्दों की लघु कथा है, लेकिन इसका जो अंतिम संवाद है 105 शब्दों का, वो इसके प्रभाव को बाधित कर रहा है। लघु कथा में संवाद बहुत चुस्त और चुकेले होने चाहिए, ऐसा नहीं जैसा आपने कहा हनुमान जी की पूंछ जितना लंबा। बहरहाल फिर भी आपको बताइए, अंत में बात करता हूँ विजय कुमार की स्टोरी। तो ये लघु कथा समाज के तमाशबीन तबके पर बड़ी जोर से चोट कर, और ये तमाशबीन तबका ऐसा है जो किसी की मदद करने, किसी की हेल्प करने को भी ये बोलता है जी कि हमारा मजा हमारे मुंह का स्वाद किस तरह हो। अक्सर ऐसा होता भी है, हमने देखा भी है। यह एक अच्छी कसी और सदी हुई लघु कथा। मैं विजय कुमार जी को एक भाई होने के नाते बात करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले सपोर्ट प्रोफेसर रूपदेव को किया है बिना पूछे। देखिए भाई, मैं प्रथम पुरुष में लघु कथा लिखने का समर्थक नहीं हूँ। क्यों? जब प्रथम पुरुष में लिखी जाएगी, मैं लिखा जाएगा, तो लेखक अपने आप को, वो मैं जो है वो आदर्शवादी होगा। लेखक ना कभी बलात्कारी होगा, मतलब मैं जो है ना बलात्कारी होगा, ना शोषण करता होगा, ना चोर चक्का होगा, ना गुंडा बदमाश होगा, ना रिश्वतखोर होगा, वो एक आदर्श पात्र होगा। इसलिए मैं जो है ना, मैं भी लिखने से चलता हूँ। और बल्कि ये लिखते लिखते मुझे याद है कि जो मैंने लास्ट में तो लिखी, मैंने भी लिखी हुई है। मैंने खुद को ही बड़ा जबरदस्त बताया, मैं चेंज करूँगा। अब जब लेखक मैं भी आता तो जजमेंटल हो जाता है या निर्णायक की भूमिका में आ जाता है। दूसरा कारण है कि मैं लघु कथा मैं पात्र लेने से लघु कथा के संस्मरण बनने का खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन विजय कुमार जी प्लीज अगली बात नाराज मत होइए। मुझे ये देख के खुशी हुई कि लेखक ने ना तो इसे संस्मरण बनने दिया और ना खुद को आदर्श पात्र बनाने की कोशिश की। कैसे नहीं की? पहले वो चलता रहा। हाँ, अगर उन्होंने ऐसी कोशिश की होती पर वो सॉरी नहीं बोलते, तो आप इस चीज में बचे रहें। लेकिन एक मैं आपसे आपको सलाह देना चाहूँगा कि आपकी शुरू की लाइन है कि मुझे उनसे सॉरी बोलना पड़ा, परफेक्ट किया हुआ आगे। लेकिन मैं सोच रहा था आज के मानव की सोच कैसे हो गई है, लेकिन मैं सोच रहा था आज के मानव की सोच कैसे हो गई, ये निहायत ही गैर जरूरी कपड़ी है। इसके बिना भी पूरा संदेश साफ। यदि आप केवल ये लिखते मुझे सॉरी बोलना पड़ा, तो पाठक के मन की जिज्ञासा बढ़ती कि सॉरी भाई बोला क्यों। लघु कथा के उस्ताद इसे भाई काटछील बोलते हैं।
और मुझे ये बात कहने में कतई संकोच नहीं, कार्ड छील के हुनर में हम अधिकांश लोग अभी गिरदारी ला रहे हैं। ये कार्ड छील नहीं आती, मैं भी नहीं सीख पाया, बुरा हो जाए। खैर कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी और सार्थक रचना है, बहुत बहुत बधाई। अब प्रस्तुत है चतुर्थ सत्र में प्रस्तुत की गई लघु कथाओं की समीक्षाएं योगराज प्रभाकर भैया द्वारा। बर्नवाल की लघु कथाएं पढ़ता हूँ तो कई रचनाओं में मुझे खलील जिब्रान की जरूरत दिखाई देती है। ये बात मैंने पिछली साल भी कही थी इसी मंच से, और आज भी कह रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उनकी कल्पनाशीलता। देखिए, एक आम इंसान और एक लेखक की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक लेखक की कल्पना जिस ऊंचाई को छू सकती है, वैसी कल्पना साधारण इंसान की नहीं हो सकती। कल्पना का पुट ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी साधारण तथ्य को साहित्यिक रीति का रूप देता है। अगर मैं इस लघु कथा की बात करूँ तो सुरेश ने कल्पना की बहुत ऊंची उड़ान भरी है। मजे की बात यह है कि इस लघु कथा का तथ्य हमें कहीं से भी काल्पनिक नहीं लगता। हालांकि देखिए, दुनिया भर में जो मूर्तियाँ होती हैं, जो भूत होते हैं, वो पत्थर के होते हैं, लोहे या मेटल के नहीं होते, बड़े एक्सेप्शनल केस होते हैं। लेकिन तथ्य इतना ज़बरदस्त है, कल्पना इतनी उच्च है कि ये चीज़ गौण हो जाती है और कोई पाठक इसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। कफन कहानी जो प्रेमचंद जी, उसमें आपने देखा होगा कि बाप बेटा जो है अपनी बहू के मरे पर कैसे ऐसा कर, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमें लगता कि ऐसा होता है। देखिए, रचना में यथार्थ हुई है, जो यथार्थ ना होते हुए भी यथार्थ है, तो इनकी कल्पनाशीलता की दाद देनी पड़ती है। दुबे साहब, आप जानते होंगे कि बंगला भाषा में लघु कथाओं किसी ज़माने में गप गोष्ठी भी कहा जाता है। गप वो नहीं जो गप्पे मारने वाली होती है, जो बकवास होती है, गप मीन कल्पना। और वो कल्पना भी पूरी कल्पना नहीं होती, उस कल्पना के पीछे कुछ आधार होता है। कल्पना अगर तथ्य के ऊपर आधारित हो तो पाठक के ऊपर आधारित ना हो तो पाठक कभी प्रभावित नहीं हो सकता है। कुंडलिया जी को जाना है, मुझे इनको साथ लेके जाना, लेकिन मैं 1 मिनट तक वक्त ज़्यादा लूँगा। मैं कल्पना की और सच्चाई की बात करूँ। 2 मित्र थे, एक ही बैकग्राउंड से उठे हुए। तो एक मित्र ने देखा कि ये दूसरा जो है वो बहुत इतने दिनों में बहुत ज़बरदस्त तरक्की करके अमीर बन गया, गाड़ी इसके पास ये वो है। उसने एक दिन पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम करते क्या हो? तो उसने कहा जी मैं राजा के महल में नौकरी करता हूँ। उसने कहा क्या काम करते हो? बोले मैं राजा को रोज एक गप सुनाता हूँ। मैं तथ्य और तथ्य के कुछ की मैं मिसाल दे रहा हूँ। बोला मैं राजा को गप सुनाता हूँ। बोला यार तू मेरे से बड़ा गप थोड़ा ही है, मेरे भी एक आध महीना लगवा दे। बोला अभी अपॉइंटमेंट बंद हुई है, तो तू ऐसे कर, मैं कल छुट्टी पे तो तू चले जाइए और राजा को सोने से पहले गप सुना। वो आदमी चला गया। अब पूरा दिन सोचता रहा कि क्या गप सुनाऊँ। तो राजा महाराज जो महाराज थे वो वासियाँ मारने लगे, दवाइयाँ लेने लगे। अचानक मेरे जैसा अनाड़ी था, वो उसके दिमाग में भाग के राजा का कुंडा लगाया। बोलो जी क्या बात है भाई? बोला जी आसमान पे कुत्ता उड़ा जा रहा है। गप सुनाई ना उसे। तो राजा ने बुलाया अपने सैनिक, बोला इसकी मरम्मत करो अच्छी तरह से। उसके पढ़ने लगी कि ठा 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 मार मार के कर दिया लाल। तो उसका दोस्त ने कि उसकी आवाज़ सुनी, भाग गया। बोले क्या हो? बोला यार किस बेवकूफ़ को तूने अपनी जगह पे भेज दिया, ये बकवास मार रहा है, कुत्ता उड़ा, कुत्ता भी उड़ता। बोला सर ऐसा है महाराज साहब, एक चील कुत्ते को लेकर उड़ रही है, अंधेरा, इसको चील नहीं दिखी, सिर्फ कुत्ता दिखे। तो राजा ने उस बंदे से कहा कि देख ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी गप मार रहा है और तुमने भी गप मारी थी, लेकिन इसके पीछे कोई तथ्य है, कोई तर्क। तो सुरेश की कल्पना उस लेवल की। देखिए आलोचक या समीक्षक कीड़े निकालने में माहिर होते हैं और छिद्रान्वेषण के द्वारा रचना की मीन निकालने की प्रयास की रहती है। लेकिन मैं लघु कथा विधा का आशिक हूँ, मैं उसमें खूबियाँ ढूंढा करता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी का तारीफ करना। मैं इस खुले मन से कह रहा हूँ कि एक ऐसी रचना है जिसमें ना एक शब्द कम किया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। इसका श्रेय लेखक को तो है ही, इसका श्रेय मैं श्री हर भगवान चावला को भी दूंगा जिनकी सरपरस्ती के लिए काम किया।
भाई मैं आता छोड़ गया हूँ, टेक्स्ट आपको मेल कर दूँगा। भक्ति भक्ति हर भगवान चावला जी मेरे मन पसंदीदा लघु कथाकारों में से एक। इनकी बेशतर लघु कथाओं में मुझे नौशाद का संगीत सुनाई देता है। ये मैं केवल मैंने ये बात मंच पे नहीं कहा, मैं कहीं कह रहा हूँ, इनकी पुस्तक के ऊपर मैंने लिखा है, मैंने डॉक्यूमेंट भी लिखा है कि इनकी लघु कथाओं से मुझे नौशाद कर सकते हो। ना कोई बेजा शोर शराबा, हर सुर और एकदम सुरों से ढला हुआ संगीत सीधे दिल में होता है। मैंने एक दफ़ा पहला भी, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि चावला जी की लघु कथा जो है नैसर्गिक प्रभाव से बहती है, धीरे धीरे मास पर मतवाली चरण से, बिना कोई जल्दबाजी के। फारसी भाषा की भाषा में कहावत है, शिताबी बहुत तारे अहंकार के जल्दबाजी काम से काम। इनके लेखन में मुझे कभी जल्दबाजी नहीं हुई है। जो जल्दबाजी करेगा वो एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना उसने पहले ही तय कर लिया होता, फिर उसको जल्द करके पहुंचेगा और बात फिर बनेगी नहीं। और इस लघु कथा का अंत देखिए कितनी जबरदस्त लाइन से किया गया, पंच लाइन से किया गया। कुत्ता कहता है कि ये जात कुत्तों में तो नहीं होती, फिर कितनी जबरदस्त बात है, कितना जबरदस्त है। और यहाँ चावला साहब ने ये सिद्ध कर दिया कि इंसान जानवर इंसान से कहीं बेहतर है। वाकई कई मामलों में बेहतर है भी, हालांकि जो इंसान है वो भगवान की सबसे स्थिति है। तो इनकी कहानी की दूसरी मुझे एक शेर पंजाबी का याद आ रहा है, वो सब समझ जाएंगे। मदन मधोश थे हमारे शायर, उनका शेर है कि सिंगता पहला ही नहीं थी, सिंह तो पहले ही नहीं थे, सिंगता पहला ही नहीं थी, पूंछ भी कटवा ली, आदमी ने आदमी बन के खुआया बहुत। सही बात। इस लघु कथा में एक बहुत जबरदस्त कमी है, जो कबाब की हड्डी, कबाब में जैसी हड्डी होती वो चुपती नहीं, और उसके जिक्र किए बिना मेरी बात भी अधूरी रहेगी, मेरी ईमानदारी भी अधूरी रहेगी। पंक्ति देखिए लघु कथा के बीच में, लगभग 10 दिन के बाद नुक्कड़ के कुत्तों ने पीठ को हर भदवा भागते हुए देखा। यहाँ से लघु कथा का द्वितीय अध्याय शुरू हो गया। लघु कथा में अध्याय नहीं होते, नॉर्मल लघु कथा में डायरी शैली में हो सकते हैं, पत्र शैली में हो सकते हैं। चावला साहब ये कालखंड दोष है, कुछ लोग इस दोष को सिरे से खारिज करते हैं, लेकिन मैं इसको रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। आकार के अलावा कालखंड ही एक ऐसी चीज है जो लघु कथा को कहानी से अलग करती है। लगभग 10 दिन के बाद की बजाय उस दिन लिखने से कालखंड दोष और काल सर्प दोष दोनों जाए। जो लोग, मैं पुरुषोत्तम दोषी की लघु कथा कहता हूँ, जो लोग गजल की जानकारी रखते हैं, जैसे गजल वो जानते होंगे कि इल्मे अरूज में गजल के बहुत सारे मुहासिन होते हैं, मुहासिन में सुंदरताएं, मुहासिन होते हैं, जिनमें से एक सुंदरता या एक विशेषता होती है मंजर निगारी, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृश्य चित्र। यानी शब्दों के माध्यम से इस तरह अपनी बात कह जाना कि पढ़ने सुनने वालों के सामने एक चित्र सा खींच जाए। यस, एग्जैक्ट। यकीन माने कि ऐसा चित्र खिंचा नहीं और पढ़ने वालों के दिल में वो बात उतरी। अब दुबे जी की लघु कथा नए लड़के के साथ में 7 पंक्तियों में 7 चित्र खींचे गए, अलग अलग दृश्य, हर लाइन में अलग चित्र है। लेकिन मजे की बात यह है कि चित्र खींचते रहे, आप फ्रेम से बाहर होते रहे। मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा है वही। तो मुझे लगता है कि लघु कथा लिखते हुए वो बोलते हैं ना कि वो दिन हवा हुए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, वो तब ऐसी स्थिति आती है। तो दुबे जी भी खलील मियाँ हो चुके, मैं भी खलील मियाँ हो चुका, कोई शर्म वाली बात नहीं। पहले 6 दृश्य जब हुए पूरे, तो 7वें दृश्य में जब पहुंचे तो दुबे जी को गुजरा हुआ जमाना बड़ी शिद्दत से याद आया कि जाने कहाँ गए। यहाँ लेखक का समापन कौशल देखिए। गुमराह फिल्म का गीत है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। इन्होंने मोड़ दिया
और छोड़ दो। बात अपनी कही, अपने दिल की बात कही, ठीक है। उनको मतलब लौंडे लफाड़े जो है वो पसंद भी आ रहे हैं। सिगरेट के छल्ले उड़ाने वाले, जब उन्होंने सिगरेट के छल्ले को उड़ाने वाले बात देखी ना कि जहाँ पे नो स्मोकिंग है, तो मुझे अपनी याद आ गई कि मैं भी ऐसे किया करता हूँ। लेकिन मजे की बात देखिए, इन्होंने बात अपने दिल की है, लेकिन बंदूक रख दी किसी और के कंधे पे। इतनी रखी दूसरे कंधे पर और जयराम। देखिए ऐसी प्रयोगात्मक जो लोक कथाएं आजकल बहुत कम लिखी जा रही हैं, क्योंकि लोग बात प्रयोग करने से बचते हैं। इसलिए डॉक्टर जुबेश साहब की लघु कथा का भरपूर स्वागत होना चाहिए और मैंने बहुत आनंद लिया। स्नेह गोस्वामी की बदमाश ने कि भाई स्नेह गोस्वामी मूलतः एक कहानीकार वे और वही कहानीकार उनकी लघु कथाओं में भी दिख जाता है। इस स्वागत की बात मैं आलोचना नहीं करता हूँ। अगर उनकी इस लघु कथा को देखें तो लगता है, आपने महसूस किया होगा, मैंने तो बहुत गौर से पढ़ा है कि इसका कथानक लघु कथा की बजाय कहानी के लिए ज़्यादा होगी। आशा है स्नेह जी इस पर गौर करेंगे। पंक्ति देखें, एक दिन में लड़की और दोनों लड़के नहीं है। ठेकेदार भूखे जहाँ चक्रवात काटा था, अगला दिन उससे लड़की है। मुझे लेकिन नाराज मत होइए और डिसहार्ड मत होइए। मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो आपकी भाषा। कहा जाता है कि सफल लोगों कथा का किसी भाषा वैज्ञानिक से कम नहीं होता। हर रचना में दो प्रकार की भाषा होती है, होती है वर्णन की भाषा, दूसरी होती है पात्र द्वारा बोली जाने वाली। वर्णन की भाषा लेखक की अपनी होती है और पात्रों की भाषा पात्रों की अपनी होती है। लेखक या वर्णन की भाषा परिष्कृत होती है, व्याकरणिक दृष्टिकोण से खाटी होती है, जबकि पात्रों की भाषा उनके परिवेश, सामाजिक स्तर और शैक्षिक स्तर पर है। तो इस रचना में सुनहरी और उसके भाइयों की भाषा बिल्कुल अलग और अंतरिक तक लिए हुए उनके अनुरूप है। इसका शीर्षक बहुत अच्छा है, जिसे तो मैं स्नेह जी को बधाई दूँ। डॉक्टर राम कुमार खोटक लघु कथा के बहुत पुराने शिल्पी हैं। लघु कथा विधा में इनका नाम है, बहुत बड़ा नाम है और बहुत ज़्यादा नाम है। फुटपाथ के निशान लघु कथा के लगभग हर कसौटी पर खड़ी उतरती है। इसमें कथा भी है, काल भी लघु कथा और सोने पर स्वागत, पंचलाइन भी जबरदस्त है। मुझे इस लघु कथा से ज़्यादा इसका शीर्षक पसंद है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, दरअसल मैं निजी तौर पर इनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और मैंने इनकी पेंट की सिलाई जैसी बहुत सारी काली लघु कथाएँ पढ़ी हैं, जिससे मैं बहुत सालों से मैंने सीखा भी है। तो उस मुकाबले के अगर मैं उसमें तुलना करूँ तो ये बहुत हल्की कहानी है। दूसरी चीज़, 15 अगस्त के आसपास एक कार्टून चला था अपने सोशल मीडिया पे। क्या नेता एक बच्चे को झंडा फहराता है तो बोलता है अपने घर पे डाल, बोला मेरे को घर ही नहीं। तो लगभग यही कहानी, यही बात ये लघु कथा बोलती है। इसलिए थोड़ा सा मुझे निराशा लास्ट है। अंतरा करवड़े, अंतरा करवड़े जी, आपने समंदर का अंतर्द्वंद इतनी जबरदस्त तरीके से उभारा, बहुत बाकमाल तरीके से उभारा। वो समंदर का एक अंतर्द्वंद है। मैं बहुत कुछ लंबा चौड़ा कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा ही कहूँगा। लघु कथा के अंत में लेखिका का समापन कौशल नजर आता है, बड़ा ऊपर किया है। अंत बहुत ही कलात्मक ढंग से किया गया। इसमें विहान जो है वो धरातल पर लौट आता है, लेकिन वह अचानक नहीं लौटता है। अचानक नहीं लौटता है कि एक ने दूसरे को बोली वो उसके गले लग के रोक गया। यहाँ भी अंतरा करवड़े ने परोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से जानते हुए या ना जानते निरोगोस और पैथोस की प्रोसेस से निकले, एकदम से नहीं बदला। और मजे की बात यह है कि पोजीशन मतलब स्थिति वो पैदा कर दी गई कि अंत में ना तो ध्यान कुछ बोलता है, ना कोई और पात्र बोलता है, ना ही लेखिका अपनी तरफ से पर्सनल स्टेटमेंट देती है। बस कस भाई या घरेलू भोजन की खुशबू उसके मुँह बोलती है और उसे भूख लगती है। बाकमाल अंत है। ये लघु कथा शीर्षक अपने शीर्षक के साथ पूरा न्याय कर रही है। तो अंतराताई बहुत बहुत बधाई। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी यह मेहनत आपको अवश्य ही पसंद आएगी। अपनी पसंदगी का हमें भी अवश्य भान कराइएगा।
हमें खुशी होगी।